आज हम चैप्टर 4 पदार्थ और इसमें परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना, ये चैप्टर हालांकि इस क्लास में है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर में से एक है और इसका प्रयोग फिर अगली कक्षाओं में भी जाकर के होता है। हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं 9th क्लास में, लेकिन फिर इसका उपयोग हम लोग बाद में 10 में भी इसका होता है और फिर अपर क्लास में भी जाकर के इसका पढ़ाई अच्छा होता है। तो इसमें देखिए परमाणु संरचना में क्या होता है, हम लोग समझेंगे इसको। सामान्य तौर पर अगर पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ, तो इसका यदि हम टुकड़ा करें, तोड़ें इसको छोटा छोटा कण में, इसको तोड़ने के बाद जो ऐसा कण मिलता है जिसमें पदार्थ के गुण मौजूद होते हैं उसको हम लोग अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, पदार्थ का वह छोटा कण, सबसे छोटा कण भी बोल सकते हैं, जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं और जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तथा जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये हो गया अणु। 3 बातें इसमें मुख्य रूप से हुआ कि पदार्थ के सभी गुण अणु में मौजूद होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये 3 बातें इसमें मुख्य हैं। इसके बारे में बाद में डिटेल में एवोगैड्रो ने नियम दिया, जिसको कहा जाता है एवोगैड्रो, माने एवोगैड्रो का अणुवाद सिद्धांत, ये बोला जाता है। हमको यहाँ पर सिर्फ आगे बढ़ना है। अणु का यदि हम टुकड़ा करें सामान्य तौर पर, तो इससे हमको जो कण प्राप्त होता है वो होता है परमाणु। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो परिभाषा दिया हुआ है इसके अनुसार से थोड़ा सा हम चलें तो इसका उल्टा परिभाषा देना पड़ेगा। क्या, जैसे पदार्थ के गुण इसमें नहीं होते, गुण मौजूद नहीं होते, ठीक है, तथा जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, और कि जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, उल्टा कर दिया, मौजूद होते हैं इसमें, इसमें नहीं होते हैं। तो और कि जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, ये परमाणु है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। इसके बारे में डेमोक्रिटस ने सबसे पहले नाम दिया था। इसके बारे में थोड़ा और जाने तो क्या हुआ, डेमोक्रिटस ने इसका नाम दिया था, इसका नाम रखा था एटम। ये जो नाम रखा हुआ ये डेमोक्रिटस के द्वारा। ये डेमोक्रिटस ने एटम इसलिए रखा था, इसकी व्याख्या करके उसने समझाया था कि टॉम का मतलब विभाजित होना होता है। ए मतलब लग गया, इसका मतलब अविभाजित कण एक तरह से, माने इस मतलब इस टर्म से मतलब हो गया एटम से कि इसका और विभाजन करना संभव नहीं है। मतलब पदार्थ का विभाजन करेंगे तो अणु मिलेगा, अणु का और विभाजन करेंगे तो परमाणु मिलेगा, लेकिन डेमोक्रिटस के अनुसार से अब इसको और विभाजित नहीं कर सकते। इसका भारतीय दार्शनिक कनाद ने हिंदी में नाम रखा था परमाणु, माने परम अणु, माने परम मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत यहाँ मैंने बहुत से तात्पर्य हो गया, परम अणु माने बहुत छोटा कण। इसके बाद इसमें एटम के बारे में जो नियम दिया गया वो जॉन डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक है। जॉन डाल्टन ने परमाणु के संदर्भ में जो नियम दिया उसको कहते हैं परमाणुवाद का सिद्धांत, ठीक है। जॉन डाल्टन को परमाणुवाद के सिद्धांत का जनक भी कहते हैं। जनक मतलब होता है
कि जिसने पैदा किया है, उत्पन्न किया है। तो जॉन डाल्टन को परमाणुवाद के सिद्धांत, परमाणु का नहीं, परमाणुवाद के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। और इस प्रकार से एटम के बारे में पूरा डिटेल बताने वाले सबसे पहले क्या थे? जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बताया है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमाणुवाद के सिद्धांत के अंदर में क्या बात मुख्य रूप से है। तो एक नंबर जो बात है इससे मिलता हुआ कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, कण होता है और इसे पुनः फिर से और विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब साफ हो गया कि डाल्टन के अनुसार से परमाणु को फिर से विभाजित नहीं कर सकते, सबसे छोटा कण परमाणु ही होता है। इसके बाद भी और कुछ बातें इन्होंने कहा है। 2 नंबर कि समान तत्व के परमाणु गुण तथा भार में समान होते हैं। बाद में फिर इसमें और देखेंगे हम लोग, और भी ऐसे ही बहुत सारा बात इन्होंने कहा है। तो इसको पूरा भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर जो हुआ मूल रूप से क्या कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु अविभाजित होता है। ठीक है। बहुत दिनों तक डाल्टन का दिया गया परमाणुवाद के सिद्धांत को फॉलो किया गया और माना गया कि परमाणु को विभाजित करना संभव नहीं है। ठीक है। लेकिन बाद में एक प्रयोग हुआ, उस प्रयोग का नाम है गैसों से होकर विद्युत का विसर्जन। गैसों से होकर विद्युत का परिवहन। इस प्रयोग से इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि ये प्रयोग करते करते कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे पता चला कि परमाणु को भी विभाजित कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस प्रयोग के बारे में समझेंगे कि गैस में विद्युत का प्रवाह कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि गैसों से होकर एक प्रयोग हो रहा है जिसमें है गैसों से विद्युत का विसर्जन करना। ठीक है। अब देखिए इस प्रयोग में मुख्य रूप से थे जे थॉमसन, इनके अलावे सर विलियम क्रूक्स, माइकल फैराडे, बहुत सारे और वैज्ञानिकों का एक बड़ा सा टीम था। लेकिन उन टीम में से मुखिया कौन थे, मूल रूप से कौन थे? तो जे थॉमसन थे। तो इन्हीं का नाम बाद में आता है कि इन्हीं के देखरेख में हुआ है। तो गैसों से होकर ये विद्युत का प्रवाह कर रहे थे। सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि गैस जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, गैस में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। द्रव भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठोस भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। लेकिन ठोस के बहुत सारे ऐसे पदार्थ, माने ठोस अवस्था में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह होता भी है, जैसे लोहा होता है। इसी तरह से द्रव में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है। लेकिन गैस जितने भी हैं सभी में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, मतलब सभी गैसें कुचालक होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर गैस विद्युत का कुचालक क्यों होता है और क्या इसमें विद्युत का प्रवाह करना संभव है, और इसी के लिए प्रयोग कर रहे थे। तो उनके दिमाग में एक बात आई उस तरह से जब थिंकिंग में कि चूंकि गैस के अणु ज़्यादा गतिशील होते हैं, हो सकता है कि विद्युत प्रवाह में उनके गति के कारण एक प्रतिरोध होता हो जिसके चलते विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो अगर उसके अणुओं की गति को कम किया जाए, अणुओं की गति को, गैस के अणुओं की गति को यदि कम किया जाए तो संभव है कि विद्युत का प्रवाह हो सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पात्र ऐसा लिया
जिसको पूरी तरह से बंद करके गैस को बाहर भीतर करने की व्यवस्था की। इसमें एग्जॉस्ट पंप लगा करके, और इस तरह से इस पात्र को, माने ये जो उपकरण है इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नली। इसमें इन्होंने विभिन्न प्रकार के गैस लेकर के और विद्युत प्रवाह करने की एक व्यवस्था को स्थापित किया। कैसे? देखिए कि इसमें बैटरी से इसको जोड़ा, ये बैटरी हो गया, यहाँ पर प्लस और माइनस इस तरह से तार से जोड़ करके, और ये सामने में देखिए यहाँ पर एक प्लेट धातु का लगा दिया और इधर भी एक धातु का प्लेट लगा दिया। ठीक है, इसको एक सेटअप पहले हम समझ लेते हैं। ये विसर्जन नली है, ये एग्जॉस्ट पंप है, इधर से ये दोनों जो है लगा हुआ, ये धातु का प्लेट है, इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। दोनों को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली इसको विद्युत द्वार कह सकते हैं, विद्युत द्वार। ठीक है, ये दो प्रकार का हो गया है। एक ये माइनस से जुड़ा हुआ है, माइनस तार से जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड, और जो प्लस से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं एनोड। माइनस वाला और प्लस वाला, तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। और इस प्रकार से सेटअप करके इसके अंदर में गैस का प्रयोग करते हुए और एग्जॉस्ट पंप से गैस को थोड़ा कम किए, जिससे दबाव कम हुआ, प्रेशर इसका कम किए, प्रेशर कम किए। तो ये कम करने का प्रेशर उद्देश्य क्या था? तो अभी जो हम बोल रहे थे कि चूंकि अणुओं का गति ज़्यादा है, तो संभावना है कि उसी गति के कारण इलेक्ट्रिक का प्रवाह कम हो रहा होगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने अणुओं की गति को कम करने के लिए गैस के दबाव को ही कम कर दिया। हमने अंदर से गैस निकाले, तो जब गैस का दबाव कम होता है तो किसी गैस के अणुओं की गति अपने आप कम हो जाती है। तो यहाँ पर गैस के दबाव को कम करते गए और इसमें जो बैटरी से वोल्टेज है वो बढ़ाते गए। तो क्रमिक एक स्टेप में हम लोग को सिलेबस जहाँ तक लेना है वहीं तक लेंगे, कवर करेंगे। तो क्रमिक एक स्टेप में जब ये गैस के दबाव को कम करते करते 0.01 mm ऑफ Hg, ये 0.01 mm ऑफ Hg का थोड़ा कंपेयर कर लें कि सामान्य वायुमंडल का जो दबाव होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg, पारे के स्तंभ के बराबर। इसका मतलब पारे के स्तंभ के बराबर कितना? mm में, मिलीमीटर में। तो 760 मिलीमीटर Hg होता है सामान्य वायुमंडलीय दबाव, इतना होता है। लेकिन ये कम करते करते वायुमंडलीय दबाव से कितना कम कर दिए? तो 0.01 mm ऑफ Hg करके, और ये जो बैटरी से वोल्टेज है वो 10,000 वोल्ट तक बढ़ा दिए। अब 10,000 में आश्चर्य करने की बात नहीं, कि घरों में जो बिजली होती है वो 220, 240 इस तरह का होता है। तो इसका वोल्टेज इतना, कोई ऐसे सोच लेता हुआ कि बैटरी से कैसे कर सकते हैं, वो प्रयोगशाला का विषय है और वैज्ञानिकों का विषय है, हम लोग का विषय अभी नहीं है। हम लोग को जितना बताया गया उतना पढ़ना होता है। तो 10,000 वोल्ट इसमें कर दिया गया, और जब 10,000 वोल्ट किया तो यहाँ पर से एक घटना घटी है। ये कैथोड प्लेट में अपने आप एक घटना हुई। क्या घटना हुई? कि इसमें से किरणें निकलने लगी यहाँ से, ये अदृश्य किरणें, इनविजिबल रे। अब अदृश्य मतलब दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है। अदृश्य का मतलब अनुभव किया जाता है, कलर उसका नहीं दिखेगा, रंग उसका नहीं दिखेगा, वो मतलब हुआ। तो जो ये अदृश्य किरणें इसमें से निकली, उस अदृश्य किरणें कहाँ से निकली? कैथोड प्लेट से निकली। कहाँ से? कैथोड प्लेट से। इसलिए इन किरणों का नाम रखा गया कैथोड किरण, अंग्रेजी में रे बोल देंगे, कैथोड किरण। तो इस प्रकार से कैथोड प्लेट से जो किरण निकला इसको क्या बोला गया? कैथोड रे। बाद में कुछ प्रयोग करके इसमें थोड़ा सा बीच में मूवमेंट के लिए हल्का सा चक्का रख दिया गया, वगैरह वगैरह करके बहुत सारा प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ पर मतलब हाइड किया गया सिलेबस में। तो वहाँ पर देखते हुए आगे गया तो पता चला कि इसके अंदर में जो कैथोड रे है ना, इसके अंदर में कण पाया जाता है और ये निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो उस कण का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कैथोड रे के जो रे जा रहा है इसमें ये कण के रूप में पाया जाता है। तो अब देखिए, और इस पर चार्ज कैसा है? निगेटिव है। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन के और प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक विचार कर लेते हैं पहले। क्या विचार करते हैं कि ये कैथोड रे कहाँ से निकला था?
ये धातु के प्लेट से निकला था। कौन सा प्लेट से? तो ये कैथोड प्लेट से निकला था। कैथोड एक धातु का प्लेट है, वहां से एक किरण निकला और उस किरण में देखा गया कि कण पाया जाता है। इसका मतलब, और वो कण न तो जैसा पहले हमने देखा था कि न तो अणु है और न ही वो परमाणु के जैसा है, वो न तो परमाणु के जैसा गुण वाला है और न अणु के जैसा गुण वाला है, लेकिन वो पदार्थ के अंदर से निकला, मतलब धातु के अंदर से निकला। तो निश्चित तौर पर अब देखिए कि अगर पदार्थ के टुकड़ा करते हैं तो पदार्थ के अंदर से निकलने वाला कण क्या था? अणु था। अणु का जब टुकड़ा किए उसके अंदर से निकलने वाला कण परमाणु था। अब ये अणु जो है परमाणु से बड़ा होता है, परमाणु अणु से छोटा होता है। अब इसके बारे में जब देखा गया तो ये देखा गया कि बहुत छोटा होता है, इसका मास बहुत कम होता है। और ये परमाणु से भी अगर बात करें, हाइड्रोजन परमाणु से तुलना करें, तो एक हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837वां भाग लगभग होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का वजन से 1/1837वां भाग होता है, तो लगभग नगण्य के बराबर इसका मात्रा है। तो ऐसे में देखा गया कि ये परमाणु से भी बहुत हल्का है, तो ये निश्चित तौर पर वो परमाणु के अंदर ही होगा। तो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में क्या हुआ कि परमाणु को और तो तोड़ा नहीं जा सकता, यांत्रिक तरीके से परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन परमाणु को तोड़ करके उसके अंदर एक कण निकला जिसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले, चूंकि यहाँ पर नेम थी कौन? जे थॉमसन, इसलिए इनका नाम हुआ कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता और कैथोड रे के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, तो इसमें ये पता चला कि ये परमाणु के अंदर होता है, लेकिन परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, माने ये आवेशहीन है। और इस पर ऋण आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, परमाणु आवेशहीन होता है। अब सवाल है कि परमाणु के अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन है और जब अभी तक जो खोजा गया सिर्फ इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, तो परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर कोई ऋणात्मक आवेश है और वो परमाणु के अंदर में रहता है, तो ये आवेशहीन कैसे हो सकता है? ऐसा एक द्वंद्व जैसा प्रश्न जब आया तो वैज्ञानिकों ने खोज को और जारी रखा, थोड़ा और आगे बढ़ाते गए, और उनको लगा कि निश्चित तौर पर इस परमाणु के अंदर इस ऋणावेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब ऋणावेश जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर कहीं पर माइनस है, अगर वहां बगल में प्लस होगा तब उसका आवेश 0 होगा। इस पर आवेश 0 है और इस पर माइनस है, तो निश्चित तौर पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई प्लस वाला कण भी होगा, ऐसा सोच वैज्ञानिकों का उस समय आया, उत्पन्न हुआ, जिसके चलते इसी प्रकार के प्रयोग को फिर से दोहराते हुए मैंने रहा गया। तो उसमें गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक का बात आता है। गोल्डस्टीन, ये गोल्डस्टीन वैज्ञानिक इन्हीं के साथ में काम करते हुए थे, टीम में सब एक ही साथ उस समय थे, लेकिन ये फिर इसी तरह का प्रयोग, जो ये प्रयोग हुआ ना, ये सेम प्रयोग, इसी तरह का प्रयोग दोबारा किया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा अंतर कर दिया। उस प्रयोग को हम यहाँ पर चित्र बना दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। किसी किताब में इसको बीच में दे दिया है, तो वो सबसे कोई फर्क नहीं है, वो सिंबॉलिकली कहाँ पर है नहीं है वो विषय नहीं है कि ये कैथोड कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, वो सब कोई विषय नहीं है, वो सिंबॉलिक विषय है, ठीक है, प्लस और माइनस। तो इसमें क्या किया ना, ये प्लेट जो लिया था, ये धातु वाला प्लेट, उसमें क्या किया, छेद करके रखा, सछिद्र ले लिया, छिद्र युक्त। हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे सिंबॉलिकली दिखा दे रहे हैं कि ये जो प्लेट लिया वो कैथोड, वो कैसा कैथोड लिया, सछिद्र कैथोड, सछिद्र कैथोड लिया, मतलब छेद युक्त कैथोड, ऐसा कैथोड जिसमें कुछ छेद पहले से करके कर दिया। और प्रयोग जितना इसमें हुआ, सारा प्रयोग दोबारा करके गोल्डस्टीन ने इसको किया। जब गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग को किया तो एक नई बात आ गई कि ये जो प्रयोग हो रहा था, इसमें एक रे तो इधर निकला जिसको कि कैथोड रे कहा जाता है, और दूसरा रे इसमें से, जैसे अगर बीच में देंगे थोड़ा और क्लियर होता, तो बीच में एक इधर की ओर भी निकला। ये वाला जो रे निकला, ये इस पर देखा गया कि कैथोड पर तो चूंकि माइनस चार्ज है और इस पर देखा गया कि प्लस चार्ज है, तो प्लस वाला को अंग्रेजी में पॉजिटिव कहते हैं, तो इसका नाम ही सीधा रख दिया गया पॉजिटिव
रे। ठीक है, और इस प्रकार से इसी तरह का प्रयोग में एक दूसरा भी उत्पन्न हो गया पॉजिटिव प्रयोग। हम लोग शुरू क्या किए थे, अगर बढ़िया से देखें तो हम लोग जे थॉमसन के टीम के द्वारा एक ऐसे प्रयोग के बारे में अध्ययन करना शुरू किए थे जिसमें था कि गैसों से होकर विद्युत का विसर्जन करना था। ठीक है, लेकिन वो गैसों से होकर विद्युत के विसर्जन के क्रम में ही देखा गया कि कैथोड प्लेट से एक खास प्रकार की किरणें निकली। उस किरण को पहचानने के बाद पता चला कि उस पर ऋणात्मक आवेश है और उस पर इलेक्ट्रॉन नामक एक कण पाया गया, और इस प्रकार से परमाणु का खंड हुआ, और जो परमाणु डाल्टन के अनुसार से अविभाजित था वो विभाजित पाया गया। ठीक है, अब उसमें एक ऋणावेशित कण प्राप्त हुआ, तो बाद के वैज्ञानिकों ने सोचा कि निश्चित तौर पर एक धनावेशित कण भी होना चाहिए, और इसी तरह का प्रयोग को दोबारा दोहराया गया, और उसमें सिर्फ अंतर क्या किया गया कि जो कैथोड प्लेट था उस प्लेट के बदले में एक सच्छिद्र कैथोड प्लेट लिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इस सच्छिद्र कैथोड प्लेट में देखा गया कि एक किरण तो इधर की ओर जा ही रहा है, दूसरा किरण इधर पीछे की ओर चला जा रहा है। ये जो दूसरा किरण जो पीछे की ओर जा रहा है उस पर पाया गया कि उस पर धनात्मक आवेश है और उसमें भी कण होता है। ठीक है, तो उस धनात्मक आवेश वाले जो किरण है उसका नाम पॉजिटिव रे मतलब धनात्मक किरण रखा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गोल्डस्टीन का थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा खुश हो गए और इन्होंने धनात्मक किरण नाम रख करके काम चला लिया। लेकिन इसके अंदर जो कण पाया जाता है, जैसे इसमें देखिए कैथोड रे के अंदर में कण पाया जाता है जिसका नाम हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भी इन्होंने ही नामित किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता और कैथोड रे के खोजकर्ता दोनों के खोजकर्ता जे थॉमसन कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसके जो अंदर कण मिला प्रोटॉन, उसका नामकरण किंतु रदरफोर्ड ने किया। तो पहचान माने खोजा तो गया इनके प्रयोग के द्वारा, गोल्डस्टीन के प्रयोग के द्वारा, इसी क्रम में फिर रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया। तो इसलिए प्रोटॉन की खोज की जब बात आती है तो ये दोनों का ही नाम आता है, रदरफोर्ड का भी नाम आता है और गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से दो कण का खोज अभी तक हम लोग कर पाए, इसी प्रयोग के क्रम में दो कण का खोज हो गया। क्या क्या? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब हम बात करते हैं कि जब ये दो कण मिला तो साफ पता चल गया कि अब एक ऋणावेशित पहले कण मिला था, दूसरा कण क्या मिल गया हमको? धनावेशित कण मिल गया। तो ये क्लियर हो गया कि अब ये दो प्रकार के कण से ही मिलकर के परमाणु बना होगा, ऐसा इन लोगों को विश्वास हो गया। और फिर इस तरह का कोई और प्रयोग करने का माने एक जो होता है कि भाई और भी इसमें कण है क्या, ऐसा सोच ही नहीं रहा। लेकिन अब प्रश्न उठा कि ये दोनों कण कहाँ पर पाए जाते हैं, माने परमाणु के अंदर में कैसे रहते हैं। ठीक है, उस पर विचार करें। इसको एक बार लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात हुआ कि जब दो कण की, अभी हम लोग तीसरा कण और बहुत सारे कण जानते हैं, हम लोग उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। हम लोग के पास दो कण की खोज तक अभी जानकारी आई, वो है प्रोटॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इस पर निगेटिव आवेश होता है, इसको शॉर्ट में ही लिखा जाता है। इसकी मात्रा ऐसे सामान्य तौर पर जो प्रोटॉन माने हाइड्रोजन की मात्रा होती है उसका 1/1837वां भाग होता है। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है -1 और 0। प्रोटॉन को सिंबॉलिकली लिखा जाता है 1 और 1, यहाँ +1 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर होता है इसका भार मात्रा, और आवेश इसका 1 प्लस होता है और इसका 1 माइनस होता है। बाकी डिटेल और फिर हम लास्ट में जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब का खोज हो जाएगा उसके बाद फिर लास्ट में एक टेबल बना करके सबकी प्रॉपर्टी को अलग से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, प्रोटॉन का आवेश कितना है, पूरा डिटेल लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक ये दो कणों का खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो प्रश्न उत्पन्न होने लग गया कि आखिर ये दोनों रहते कैसे, कहाँ पर रहते, परमाणु के अंदर में किस स्थिति में रहते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार की स्थितियों को समझाने के लिए थॉमसन ने ही अपना नियम दिया, जे थॉमसन ने, और उसका नाम भी दिया मॉडल। तो इसको कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है,
थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना। तो अब इन्होंने थॉमसन ने बताना शुरू किया कि इसमें, ठीक है, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां और कैसे रहते हैं। इसके बाद इसके मॉडल में जो खामियां आई, तो फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। फिर इसमें भी कुछ खामियां थी, तो फिर बोर नामक वैज्ञानिक ने बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ये फिर अपना नियम दिया, मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल। और फिर इन सबों में कुछ न कुछ खामियां थी, तो बाद में बना मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो हमको 9th क्लास के सिलेबस में इस प्रकार से 4 मॉडल्स पढ़ने हैं, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, 4 मॉडल्स पढ़ने हैं। कौन कौन? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, ठीक है। हम पहले एक बार क्लियर कर लें कि थॉमसन जिस समय मॉडल दिया था, तब तक 2 ही कण का खोज हो पाया था, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। रदरफोर्ड ने भी जब तक मॉडल दिया था, तब तक भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही खोज हो पाया था। फिर बोर ने जब तक दिया था, तब तक भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही खोज हो पाया था। और जब इन तीनों मॉडल का जब दिया गया, तब तक यही 2 कण के खोज के आधार पर मॉडल बना था। लेकिन बाद में जब न्यूट्रॉन का खोज हो गया, तो ये अपने आप इसमें न्यूट्रॉन की चर्चा चूंकि नहीं हुई थी, इसलिए तीनों नियम गलत हो गए और लास्ट में फिर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। इस प्रकार से ये जो थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, ये मॉडल्स के बारे में अगले दिन फिर करेंगे। और फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर और जो शेष बचा हुआ है वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में